हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लास में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है क्लास 10। तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ। वो चल रही है हमारी क्लास 10। क्लास 10 में हमारी साइंस चल रही है और साइंस में जो स्टार्टिंग का कुछ चैप्टर है वो केमिस्ट्री है। एंड मैं आपकी जो केमिस्ट्री को खत्म कराऊंगा। तो अब जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं धातु एवं अधातु। मेटल एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं धातु एवं अधातु। इसको बोलते हैं धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। और आज का जो लेक्चर नंबर रहेगा वो लेक्चर नंबर 2 रहेगा। और लेक्चर नंबर 3 में आपकी पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी एंड पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। एंड हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि धातु क्या होते हैं और धातु के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में बताया था। एंड जिसने नहीं देखा वो पहली वीडियो जाके देख ले। एंड धातु की कुछ प्रॉपर्टीज बारे में बताया था, मतलब यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर उसके बाद उनके रासायनिक प्रॉपर्टी यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था, यानी कि किस तरीके से हमारा मेटल रिएक्शन करता है एंड नॉन मेटल रिएक्शन करता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो धातु होता है, कि जो धातु होता है एंड क्या होता है अधातु। जब धातु और अधातु आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या कहा मैंने, आज की हमारी जो एनसीईआरटी की हेडिंग है वो है 3.3। इसकी क्या है हेडिंग है एनसीईआरटी की 3.3। उसका नाम है धातु एवं अधातु आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं। धातु एवं अधातु क्या है, धातु एवं अधातुएं, धातु एवं अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं, आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इसके बारे में हमें जानना है कि जो धातु और धातु होते हैं, हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कि आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं। इसको हम थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको समझने से पहले आपको एक नियम होता है, उस नियम को पढ़ना पड़ेगा। उस नियम की तरफ हम पहले चलते हैं और वो जो होता है वो होता है अष्टक नियम। क्या है, लुईस का ऑक्टेट नियम। लुईस का अष्टक नियम क्या है, अष्टक नियम। इसको मैं लिख नहीं रहा, इसको केवल समझा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो लुईस का अष्टक नियम क्या कहता है कि कोई भी परमाणु, क्या कहता है इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कि कोई भी परमाणु, क्या कहा कि कोई भी परमाणु अपने, कहां पे, अपने अंतिम कोश में, कि कोई भी परमाणु अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। क्या कहा मैंने कि लुईस का अष्टक नियम कहता है कि कोई भी परमाणु, कि कोई भी परमाणु अपने अंतिम कोश में, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, लास्ट का जो सेल है, क्या उसी हम बोलते हैं बाहरी कक्षा, कि अंतिम कोश में अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। कि लुईस का अष्टक नियम कहता है कि कोई भी परमाणु अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकते हैं, अंतिम कोश में, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 ऐसे लिखा है तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे लिखा जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी कुछ टेबल है, पहले उस टेबल के बारे में हम जानते हैं। एंड जो टेबल के बाद हम आपको बताएंगे कि जो धातु होते हैं वो अधातु से या अधातु धातु से कैसे रिएक्ट करते हैं। और ये कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। पहले मैं उस टेबल को बताता हूं और उस टेबल को आपको समझाता हूं। तो ध्यान से देखिएगा कि इधर कुछ मैंने टेबल बना रखी है। इस टेबल को पहले समझते हैं कि ये टेबल क्या कहना चाहती है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कि ये इधर लिखा है तत्वों के प्रकार, यानी कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट, जो 118 जो एलिमेंट है उसमें से कुछ दे रखे हैं, उसमें से 3 तरीके के होते हैं। एक तो धातु होते हैं और एक अधातु होते हैं और एक होते हैं हमारे जो लास्ट में जो लाइन दे रखे हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अक्रिय। अक्रिय कैसे बोलते हैं या उत्कृष्ट कैसे बोलते हैं। अब हम उनको उत्कृष्ट कैसे बोलते हैं। तो ऐसे ही तत्वों के प्रकार में से पहला दे रखा है आपका है उत्कृष्ट गैसें, यानी कि जो लास्ट की जो लाइन है आपकी वो है उत्कृष्ट गैसों की। और उसमें से फिर है हमारा कुछ दे रखी है मैंने धातुएं और कुछ दे रखी है इधर अधातु। तो ये तो रहे तत्वों के प्रकार। और अगला है तत्व।
मैंने लिया है हीलियम को लिया है, इसको नियोन बोलते हैं, इसको आर्गन बोलते हैं। कौन कौन सा एलिमेंट लिया है मैंने? हीलियम लिया है, नियोन लिया है, आर्गन लिया है, ठीक है। और यहाँ पे धातु कौन सी ली है मैंने? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये मैंने कुछ धातु लिए हैं। और धातु मैंने आपको कल ट्रिक भी याद कराई थी, यहाँ पे मैंने इस टेबल में कौन सी ली है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन को काउंट किया है, यहाँ पे लिया है। और मैं बता दूं यहाँ पे लिखा है मैंने परमाणु संख्या, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, यानी कि हीलियम कौन से नंबर पे आता है। हीलियम आता है 2 पे, नियोन आता है 10 पे, आर्गन आता है 18 पे यानी कि 18 पे। और इसमें से सोडियम आता है 11 पे, मैग्नीशियम 12 पे, एल्यूमिनियम 13 पे, और पोटेशियम आता है 19 पे, और कैल्शियम आता है 20 पे, ये मैंने लिखा है। नाइट्रोजन 7 पे, ऑक्सीजन 8 पे, फ्लोरीन 9 पे, फास्फोरस 15, सल्फर 16 और क्लोरीन 17 पे आता है। और इधर मैंने खाली छोड़ दिया है, यहाँ पे लिखा है कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसलिए मैंने ये खाली छोड़ रखा है। अब मुझे ये बताना है, यदि मैं लिखता तो शायद आपके समझ में नहीं आता कि कोषों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस तरीके से भरे जाते हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन बन गया कि इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो किस में भरे जाते हैं? कोषों में भरे जाते हैं। किसमें? कोषों में भरे जाते हैं। और मैंने आपको अभी लुईस का अस्टर नियम पढ़ाया था कि वो कहता है कि कोई भी परमाणु, क्या कहा मैंने? कि कोई भी परमाणु अपने अंतिम कोष में, जो मैं बढ़ कह रहा था अंतिम कोष, वो ये रहा, पर कहां पे? अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। तो अब मुझे भरना है। अब इसके पास दो हैं, ये जो लिखे हैं ये इलेक्ट्रॉन मानो, इनको आप क्या मानो? इलेक्ट्रॉन। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास, नियोन के 10 हैं, आर्गन के 18 हैं। अब मुझे भरने, तो पहले मैं बता दूं इसमें जो कोष होते हैं वो 4 तरीके के हैं। तो ये जो लिखा है मैंने, भरा कैसे आएगा इलेक्ट्रॉन को? पहले हम 2 भर सकते हैं, अधिकतम 2 मैं लिख दूंगा, समझाऊंगा। 2 8 8 18 और आगे कुछ होता है, ठीक है। और जो हमारे पास जो कोष होते हैं वो 4 हैं। पहले को हम कहते हैं के, क्या कहते हैं? के। और एक को कहते हैं एल, के एल। और एक को कहते हैं एम, क्या कहते हैं? एम, के एल एम एन। हमारे पास 4 तरीके के कोष हैं। कितने तरीके के? 4 तरीके को, 4 तरीके के। एक को कहते हैं के एल एम एन, कुछ ऐसे हैं, क्या है? के एल एम एन, ये 4 तरीके के कोष हैं, इनको समझना है। तो पहले जो के है, क्या है? के है। और हमें भरने हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें 2 भरने हैं। तो के में हम अधिकतम भर सकते हैं 2, एल में अधिकतम 8, एम में अधिकतम 8 और एन में अधिकतम 18 तक भर सकते हैं। समझ में आया होगा आपके? तो इलेक्ट्रॉन को भरा कैसे जा सकता है? 2 भर सकते हैं, फिर 8 भर सकते हैं, फिर 8 भर सकते हैं, फिर 18 भर सकते हैं। इतने भर सकते हैं, पर लेकिन इससे कम भी भर सकते हैं, पर लेकिन इससे ज्यादा नहीं भर सकते। समझ में आया होगा? तो के में हम अधिकतम कितने भर सकते हैं? अधिकतम 2 भर सकते हैं। और हमें भरने भी कितने हैं? 2। तो इसमें तो हमारे 2 कंप्लीट हो गए। और बाकी इसमें क्या लिख देंगे? इसमें सब में क्या लिख देंगे? 0 0। इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो भरेंगे क्या? कुछ नहीं। तो ऐसे ही नियोन में हमें, ये क्या है? नियोन 10 इलेक्ट्रॉन भरने, और के कोष में अधिकतम कितने भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 भर दिए। और उसके बाद एल कोष में हम कितने भर सकते हैं? 8 भरने हैं। और यहाँ पे 2 तो भर गए, बट हमें चाहिए कितने? 10 के लिए 8 और चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने कितने भरे? 8 भरे, और बाकी में 0 0। इसका मतलब अब आगे समझिए, बताऊंगा। आर्गन में 18 भरने, तो पहले कोष में हम कितने भर सकते हैं? के में 2 भर सकते हैं, और दूसरे में 8 भर सकते हैं। तो अब पहले हमें काउंट करना है, 8 और 2 10 हो गए, और चाहिए कितने? 18। तो मतलब 8 और चाहिए, तो यहाँ पे 8 हो गए, और इसमें बाकी के में 0। तो हम कहीं ये नहीं कह सकते कि जो उत्कृष्ट गैस हैं, क्या कहा मैंने? कि जो उत्कृष्ट गैस हैं, इनके जो ये जो ऑक्टेट है यानी अष्टक जो है, इनका अंतिम शेल यानी कि अंतिम कोष कैसा है? पूर्ण भरा हुआ है। कि के में हम अधिकतम 2 भर सकते हैं, तो इनके उत्कृष्ट गैसों में सभी के में 2 भरे हुए, कंप्लीट है। अब आगे बढ़े, इसमें एल में तो 0 0, तो वो तो 0 है, वो उसका कंप्लीट है। पर लेकिन इसमें वैसे हम नियोन में चले, तो हमें भरने कितने थे? टोटल 10, और हमने 2 भर लिए, 8 और चाहिए, तो यहाँ पे भी 8 कंप्लीट। इसका मतलब आगे भी देखिए, यहाँ पे भी 8 कंप्लीट। तो इसका मतलब उत्कृष्ट गैसों के जो ऑक्टेट होते हैं यानी कि अष्टक, वो कैसे होते हैं? कंप्लीट होते हैं। तो इसीलिए उत्कृष्ट गैसें जो इनको उपक्रिय गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इनके ऑक्टेट यानी कि अष्टक कंप्लीट होते हैं, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। आपके हिसाब से मैं बता दूं तो
अब ऐसे ही सोडियम में हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 11 इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे भर सकते हैं, पहले में हमें कितने भर सकते हैं, अधिकतम 2 भर सकते हैं। तो पहले हम कितने लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, कितने, 2। अब एन में हम कितने भर सकते हैं, अधिकतम 8। हमें 11 भरने हैं तो हमने 8 भर दिए। अब 8 और 2 10 हो गए, पर लेकिन हमें कितने और भरने, 1 भरने। पर लेकिन भर कितने सकते हैं, 8 भर सकते हैं। पर लेकिन हमारे पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो हम जबरदस्ती 8 थोड़ी कर देंगे। तो यहाँ पे कितना करेंगे, 1। 8 और 2 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन हो चुके, और इधर बाकी आप 0 लगा लीजिए, ठीक है। अब ऐसे ही मैग्नीशियम में हमें 12 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो यहाँ पे 2 भर दिए, यहाँ पे 8 भर दिए, 10 हो गए। अब एक भर, कितने रह गए, 2 रह गए। अब भर कितने सकते हैं, 8। तो उससे मतलब नहीं है, भर सकते हैं, पर लेकिन हमारे पास है तो 2, तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 2। अब ऐसे ही 13, यहाँ पे आएगा 2 8 3, समझ में आ रहा होगा। तब ऐसे ही 2 फिर 8 फिर कितने, 8 और 2 10, और चाहिए कितने, 19, यानी कि 9 और चाहिए। तो यहाँ पे हम 9 तो नहीं भर सकते, पर लेकिन उसने बोल दिया एम में अधिकतम 8 भर सकते, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब एक और भरना है, तो यानी 8 और 8 16 और 2 18, एक और भरने के लिए यहाँ पे 1 लिख देंगे। समझ में आया होगा आपके। अब ऐसे ही 20 का जमा करना है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, 8 और 8 16, अधिकतम 18 भर सकते हैं, पर लेकिन हमारे पास 1 है और यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे 2 ही तो भर सकते हैं। आगे बाकी के 0 हो जाएंगे। समझ में आ रहा होगा। आपके में इससे ज्यादा नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि यदि 30 का भरना हो तो कैसे करेंगे, आपके में इससे ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हम नहीं बता रहे। आने वाले समय में बताएंगे। वैसे मैं हमारी आप YouTube पे वीडियो देखना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यदि नाइट्रोजन में हमें 7 भरने हैं तो कैसे भरे जाएंगे। नाइट्रोजन में पहले में अधिकतम तो कितने भर सकते हैं, 2। दूसरे में कितने भर सकते हैं, 8। पर लेकिन भाई हमें कितने चाहिए टोटल, अब 2 तो बढ़ गए, 5 और चाहिए 7 करने के लिए, यहाँ पे 5। अब ऐसे ही 8 करने के लिए 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6। 9 के लिए 2 7, 15 के लिए 2 भर दिए, 8 भर दिए, 8 भर सकते हैं, 8 और 2 10, 10 के लिए 5 और चाहिए, तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे। अब हमें 16 करने हैं, तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 8 रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा। समझ में आया। 17 के लिए एक और बढ़ जाएगा, 2 रहेगा, 8 रहेगा, यहाँ पे भी 7 रहेगा। तो मैं आशा कर रहा हूँगा कि आपके ये केवल समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है तो मुझे प्लीज अपनी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स है आपके लिए। तो ये रहा कुछ तरीका इनको भरने का, इलेक्ट्रॉन को आप लिख लीजिए इसे। अब हम चलते हैं अपने आगे की तरफ, ठीक है। अब मुझे जानना है कि धातु और अधातु आपस में रिएक्शन करते कैसे हैं। इसको बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपने नेचर में ज्यादातर पाया जाता है NaCl, जिसको हम नमक का फॉर्मूला कहते हैं। कि जो नमक होता है, क्या होता है, नमक होता है जो आप खाते हो, उसी की बात कर रहा हूं मैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। इसका मतलब है यहाँ पे सोडियम एंड क्लोराइड है। क्या है, सोडियम एंड क्लोरीन है। सोडियम और क्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्लोराइड का मतलब Cl माइनस होता है, क्लोरीन बोलेंगे। तो यहाँ पे सोडियम ये रहा और क्लोरीन ये रहा। एक धातु है और एक अधातु है। क्या है, एक धातु और एक अधातु है। तो इसने आपस में रिएक्शन करी होंगी, तभी तो ये आपस में जुड़ा है। और उसी रिएक्शन को हमें जानना है कि Na के साथ Cl ही क्यों ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि और कोई क्यों नहीं। तो यही आपको जानना है और यही हम आपकी बताने के लिए यहाँ पे खड़े हुए। तो Na यानी कि सोडियम। अब सोडियम का जो, अब हमें जानना है कि सोडियम कैसे कैसे इसके इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। तो सोडियम ये रहा। सोडियम के, अब मैं आपको बता दूं, अब आप बात करोगे केवल अंतिम कोष की, यानी कि अंतिम के कोष में। तो सोडियम के 11 में से 2, यानी कि बाहरी सेल देखो लास्ट वाला, इसमें M में कितने भरे, लास्ट में 1 भरा है। तो हम, वैसे मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे लिख सकते हो 2,8,1 पूरे लिख दिए, ठीक है। और हमने यदि मैं क्लोरीन का लूं, किसका, क्लोरीन का, 2,8,7। तो आप देख सकते हो क्लोरीन का कुछ ऐसा ही मिलेगा, 2,8,7। अब हमें पता है कि सोडियम या क्लोरीन कोई भी हो, कि वो अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। अब इसके बेचारे अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास अब 2 कंडीशन है। या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसके पास 8 हो जाएंगे, या किसी को 7 अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। यदि ये दे देता है तब भी तो इसके पास 8 बचे। यदि ये 7 ले सकता है तब भी तो इसके पास 8 हो जाएंगे। तो इसके लिए कहीं मुझे ऐसा लगता है अपने हिसाब से और तुम्हारे हिसाब से 2 कंडीशन है, पर लेकिन ये दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएगा, पहली को कर लेगा। पहली मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को देना इसलिए आसान होगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसलिए आसान, इसलिए इसके लिए आसान नहीं होगा।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो कंडीशन कुछ ऐसे बनती है, यानी कि Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो यहाँ पे आता है 2,8 और प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निकल गया। अब यहाँ पे इसलिए कैसे बनता है, ये Cl यहाँ पे ये प्लस हो जाता है, निकल गया इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आता है वो एक इलेक्ट्रॉन जो आता है तो यही इलेक्ट्रॉन Cl के पास चला जाता है, यहाँ पे आया 2,8,8, यहाँ पे माइनस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है और वहां से गया है, तो वहां पे जो एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसलिए इसने Cl को दे दिया, क्योंकि Cl के पास जितने की कमी थी, जितने की Na को जितने देने थे उतने ही Cl के पास कमी थी, और Cl के पास जितने की कमी थी उतने ही Na के पास थे, तो दोनों ने कॉम्बिनेशन कर लिया, यानी कि जुड़ गए। उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl ने झक से लपक लिया, और फिर क्या होगा कि Na जो है किसके साथ जाके जुड़ गया, Cl के साथ। इलेक्ट्रॉन दिया है तो खुद भी तो गया होगा, खुद की तो मुलाकात हुई होगी, तभी तो जुड़ा है। तो हम कहीं ये नहीं कह सकते, इसलिए हमारा उसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो हमारा क्या मॉलिक्यूल पाया जाता है, NaCl। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि हम Mg की बात करें, यदि Mg का फॉर्मूला लें, Mg अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं हमें, अंतिम कोश में डायरेक्ट बात कीजिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको इस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इसको ड्रॉ करके समझते हैं सर। NaCl जो मैंने बनाया है इसको ऐसे समझते हैं एक बार। यहाँ पे हम Na लेते हैं, इसको इधर मिटा देता हूँ अभी, समझिएगा, इसको मिटा रहा हूँ अभी। मैंने यहाँ पे Na लिया है, और Na के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, Na के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, Na की ये रहा Na, इसके अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने भर दिया ऐसे, ये बना दिया मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, और मैंने यहाँ पे Cl लिख लिया, और Cl के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हो Cl 17 पे आता है, अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो मैंने कुछ Cl के इलेक्ट्रॉनों को कुछ मैं इस ब्लैक मार्कर से बना रहा हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मैं क्रॉस से बना रहा हूं Cl के इलेक्ट्रॉनों को। तो ये Na अपने एक अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और Cl ने झप से ले लिया, तो यहाँ पे हमारे बन गया फॉर्मूला, बन गया NaCl। समझ में आया होगा। और ये जिसके थ्रू यहाँ पे बनना है, तो यहाँ पे बॉन्ड कम इंक्रीज होगा, बॉन्ड मतलब बनेगा, और उस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक, हिंदी में बोलते हैं उसे आयनिक बंध। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उससे जो बॉन्ड बन रहा है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब ऐसे ही मैं Mg की बात करूँ, यदि Mg वाला बनाऊं कि Mg के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों को देखिएगा, Mg के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिया। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे Cl, अब देखिएगा Mg ऐसा कोई एलिमेंट देखिए जिसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, देखो दो, जो मतलब अंतिम कोश वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसके पास कंडीशन तो 2 है, या तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तब इसके पास 8 हो जाएंगे, या किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास 8 हो जाएंगे। बट लेकिन ये इसके लिए काम आसान रहेगा 2 इलेक्ट्रॉनों को देना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं ले सकता ये, ठीक है। तो ये ऐसा कोई एलिमेंट देगा जिसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसा तो एलिमेंट हमें कोई नहीं दिख रहा। ये दिख रहा है, ये क्या है, सल्फर, सल्फर दिख रहा है। तो बट हमने ज्यादातर देखा है कि MgCl को भी एग्जिस्ट कर लेता है, MgCl2 पाया था, वो कैसे पाया था उसको समझते हैं पहले, ठीक। तो Mg यहाँ पे Cl ले, यदि हम Cl ले तो Cl के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन को बनाने में 7 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। यदि हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसके पास 8 हो जाएंगे, बट लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो इसीलिए ये कहता है कि यहाँ पे दूसरे Cl को भी बुलाता है 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है, तो इसीलिए हमारा Mg एक है जबकि Cl2, तो यहाँ पे इसीलिए हमारा फॉर्मूला निकल के आता है MgCl2। ये आपने अधिकतर बुकों में देखा होगा, बट लेकिन आपके आज समझ में आया होगा कि MgCl2 ही क्यों पाया था जबकि MgCl नहीं पाया था, तो आपको समझ में आया होगा।
यदि ऐसे ही आपको और बहुत सारे आप खुद क्वेश्चनों को कीजिएगा, ये वाला भी क्वेश्चन आप खुद से करके देखिएगा, तब मुझे आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, तो आपको मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपका सही है या नहीं है। तो मैं आशा करता हूं आपके NaCl समझ में आया होगा, MgCl2 समझ में आया होगा, है आयनिक, ये आयनिक यौगिकों के गुणधर्म हमें जानना है कि आयनिक यौगिक के जो गुणधर्म है वो क्या है। जो मैंने भी बताया था NaCl MgCl2 उनके मध्य आयनिक गुण था। अब हमें जानना है सबसे पहला जो गुण है उसके बारे में भी हमें जानना है, यानी कि भौतिक उसका नेचर कैसा होता है, यानी भौतिक उसका नेचर क्या होता है, यानी भौतिक प्रकृति क्या है, भौतिक प्रकृति उसकी भौतिक प्रकृति में आपको लिखना है कि ये बहुत ज्यादा ठोस होते हैं, ये मतलब कैसे होते हैं, मजबूत, कैसे होते हैं, मजबूत, ये मजबूत होते हैं, और ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब होता है जैसे कोई पदार्थ, जैसे तुमने देखा होगा भंगुर हमारा क्या है, जो हमारा जो नमक है वो क्या है, भंगुर का गुण है, मतलब उसे हम मजबूत भी है पर लेकिन तोड़ा तो वो आराम से आसानी से टूट जाता है, मतलब बिखर जाता है, एक बार में चटक भी जाता है, ठीक है, चटकता तो नहीं है, वो टूट जाता है, तो वो कैसा है, भंगुर का गुण है, उसका मतलब ये होता है। एंड सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, घुलनशीलता, क्या है इनमें घुलनशीलता, तो ये जो है घुलनशीलता नमक में बहुत अच्छी होती है, नमक बहुत सामान्यतः मतलब जल में आसानी से घुलता है, तो इनकी घुलनशीलता कैसी होती है, अच्छी होती है, कैसी होती है, अच्छी, किसमें, जल में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, लिख लेना, जल में अच्छी होती है, जल में घुलनशीलता इनकी अच्छी होती है। और ये जो है कार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें इसकी इनकी घुलनशीलता नहीं अच्छी होती। थर्ड पॉइंट चालकता, इनमें करंट आता है, मतलब इनके सॉल्यूशन में करंट आता है या नहीं आता, तो हम लिखेंगे यहाँ पे करंट आता है, करंट, इनकी चालकता कैसी होती है, अच्छी होती है, इनमें करंट आता है। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं। एंड एक और प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें जो कि बहुत सरल है और इजी भी है, ना क्या है, गलनांक एवं क्वथनांक। तो मुझे बताइएगा कि जब ये मजबूत है तो इनका गलनांक भी अधिक होगा और क्वथनांक भी अधिक होगा, और किसके कारण होता है, वो इनके मध्य जो आकर्षण बल हो रहा है उसके कारण इनका क्वथनांक एंड गलनांक भी अधिक होता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी हाई नहीं होता कि जैसे लोहे का जितना हाई होता है इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी हाई होता है। तो हमने अभी बहुत कुछ समझा, धातुओं की आपस में रिएक्शन समझी, फिर हमने इस टेबल के बारे में समझा, फिर आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में समझा। तो इसमें से आपके कुछ एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। एग्जाम का समय चल रहा है तो पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में संपर्क करें।